डीडी कॉन्क्लेव के इस भाग के प्रायोजक हैं FSSAI, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, LIC, हर पल आपके साथ, NBCC, 61 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बिल्डिंग द नेशन, और हमारे मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण। मित्रों, शाम ढल रही है। पश्चिम का चुनावी पंच अब अपने उरूज पर पहुंच रहा है। हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति का भी अग्रदूत रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहां के संवेदनशील किसान बेहद मेहनती होते हैं। मित्रों, किसी भी सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि वो समाज के सभी वर्गों के हितों में अपनी नीतियों का निर्धारण करे। हमारे इस सत्र का विषय भी यही है, कौन कितना किसान हितैषी। और मंच पर हमारे जब अतिथि पधार चुके हैं, हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर, हमारे अतिथि हैं राष्ट्रीय लोकदल के रोहित जाखड़, भारतीय कृषक समाज के कृष्णवीर चौधरी, और हमारे बीच हैं किसान नेता राकेश टिकैत। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं प्रखर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, दूरदर्शन का जाना माना चेहरा अशोक श्रीवास्तव, वो भी मंच पर आ गए हैं। तो आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा और अपर महानिदेशक प्रिया कुमार जी से, मयंक अग्रवाल जी से कृपया मंच पर आएं और हमारे मेहमानों का सम्मान करें। स्वागत है सर आप सभी का। मैं दूरदर्शन महानिदेशक हमारे मंच पर पहली बार हम लोग मेरठ में मंच पर सम्मान हो रहा है हमारे अतिथियों का। इस समय हमारी घड़ी में 5:14 हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। मेरठ इसे कभी भूल नहीं पाएगा। मेरठ इस कॉन्क्लेव को भुला नहीं पाएगा, क्योंकि दूरदर्शन ने एक निष्पक्ष चैनल की भूमिका अदा की है और उसने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को मंच प्रदान किया है और एक स्वस्थ परिचर्चा की प्रत्याशा में यह कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इसी के साथ मैं मंच सौंपता हूं अपने मित्र अशोक श्रीवास्तव को। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और डीडी कॉन्क्लेव दूरदर्शन का जो कॉन्क्लेव है उसका ये एक नया पैनल है। एक नए मुद्दे के साथ हम इसको शुरुआत करेंगे। अभी तक हमारे जो मेहमान थे उनसे आपका परिचय करवाया गया, और आप जानते हैं कि हम जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिम के चुनावी पंच की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम के चुनावी पंच में किसान कहां खड़े हैं और किसान हितैषी कौन है, यह बड़ा सवाल सबके सामने है। क्योंकि होता यह है, हम देखते हैं जब कभी चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपनी अपनी ओर से दावे करती है कि असली किसान हितैषी हम हैं, लेकिन उसके बाद जो है इन दावों को झुटलाने के लिए कई सारे आंकड़े कोई लाता है। इन दावों को झूठ बताने के लिए, इन दावों को गलत बताने के लिए तमाम तरह के लोग खड़े होते हैं और ये डिबेट लगातार चलती रहती है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि ये कहा जाता है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश या मैं पूरे देश की बात कहूं, यह कहा जाता है कि किसान दरअसल जो है कोई वोट बैंक है ही नहीं। इस तरह का लोग कहते हैं कि भाई जातियों में बटे हैं, किसान कोई वोट बैंक नहीं, किसानों की समस्याएं होती हैं, उनका जिक्र नहीं होता। लेकिन अच्छी बात है कि आज किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि किसान आंदोलन एक लंबा चला, उसके बाद से देश में किसानों के मुद्दे पर लगातार चर्चा भी हो रही है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो, वहां पर भी लगातार जो है किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो है वो डिबेट जारी है। और इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए हम मेरे तमाम मेहमानों से आपका परिचय हो चुका है। मेरे साथ विजयपाल सिंह तोमर हैं, सांसद हैं बीजेपी से। मेरे साथ जो है राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, जाने माने जो है किसान नेता हैं, खास सुर्खियों में रहते हैं। मेरे साथ रोहित जाखड़ जी हैं, आरएलडी के वो जो है प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ जो है कृष्णवीर चौधरी जी हैं, भारतीय कृषक समाज के। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑडियंस से भी कुछ सवाल लूं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ मेरठ और आसपास के तमाम ऑडियंस हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं विजयपाल सिंह तोमर जी आपसे करता हूं, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, दोबारा सत्ता में आने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि किसान जो हैं उनकी नाराजगी है, किसान आंदोलन एक लंबा चला, और ये कहा जा रहा है कि ये जो किसानों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा भारी पड़ सकती है, ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जब से केंद्र में मोदी
बनी है तो प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित किया और संकल्प भी किया कि हम किसान की आमदनी भी बढ़ाएंगे और जब तक किसान और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धशाली नहीं होगा तो देश की भी समृद्धशाली नहीं हो सकता। और इसके लिए लगातार यदि आप देखेंगे बजट कृषि का 9-10 में 12,000 करोड़ था यूपीए के टाइम जो पहला साल था, और 5 साल का उनका देखते हैं बजट तो 1 लाख, जो इस साल का बजट है 1,32,518 करोड़ का है कृषि पर। 1 साल का बजट उनके 5 साल से पिछले साल भी अधिक था। तो कृषि के क्षेत्र में सुधार तो तभी होगा जब कृषि को बजट दिया जाएगा, ग्रामीण विकास को बजट दिया जाएगा, सिंचाई को बजट दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसानों से होकर गुजरता है, और ये बात महात्मा गांधी ने भी कही थी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी कही थी, मैंने उनके साथ लंबे टाइम काम किया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कही थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ 52% कृषि का योगदान था देश की अर्थव्यवस्था में, 75% लोग खेती करते थे। लेकिन क्या कारण है, जब मोदी जी आए उस समय 13.5% योगदान रह गया कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में, 55% किसान रह गए। और किसान की जो मैंने 14 में मालूम की क्रॉप्स है नेट इनकम 527 रुपये महीना क्रॉप्स है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि दूध और मछली पालन या और है, केवल क्रॉप्स है। तो किसान की जो सबसे उत्तम व्यवसाय था सबसे निचले स्तर पर इसलिए आया कि किसान विरोधी नीतियां 60 साल तक रहीं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में जो होगा वो जानता है समस्या को। उन्होंने कहा नहीं, हम किसान की आमदनी बढ़ाएंगे और किसानों के लिए हम चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था तभी, क्योंकि 1750 या 1800 तक भी देखें दुनिया की अर्थव्यवस्था में कृषि भारत का योगदान 25% था। फिर मोदी जी से आने से पहले 3.5% क्यों रह गया 3%? और इसके बाद उन्होंने लगातार जो काम किया कृषि सुधार के लिए, बजट बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा आती थी जो 50% नुकसान पर मुआवजा मिलता था, 33% नुकसान पर उसका 1.5 गुना मुआवजा देने का काम किया। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। 10-10 हज़ार रुपये लेते थे इनसे, साहूकारों से जमीन लिखी जाती थी पहले, अब किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर काम चला सकता है। इसके साथ जो अपने सॉइल हेल्थ कार्ड है, नीम कोटेड यूरिया है, जितने और चीज थी, सिंचाई का मामला। तोमर जी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, फेहरिस्त हो सकती है, ठीक है, सरकार के पास होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है किसान नाराज नहीं है आपसे? कोई नाराजगी नहीं है? नाराज है, मुझे नहीं लगता नाराज। ओके, ठीक है, मैं कहता हूँ आप ये बताइए, डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट तो 6 में आ गई। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आपने कहा किसान नाराज नहीं, क्योंकि अभी एक बड़ी खबर भी है और राकेश टिकैत जी मेरे साथी बैठे हैं तो मैं उनसे कंफर्म भी करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक जो है सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है और उस चिट्ठी के अंदर बाकायदा टिकैत साहब के भी दस्तखत हैं और बाकी किसान नेताओं के भी दस्तखत हैं। और टिकैत साहब, अब तक ये कहा जा रहा था कि आप लोग चुनाव में कोई एक्टिव रोल अपना नहीं निभाएंगे, ऐसी बात आ रही थी, लेकिन वो जो चिट्ठी है वो साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है। तो क्या आप लोग एक्टिव तरीके से अब मैदान में उतर आए हैं कि बीजेपी को हराने के लिए काम करना है? उसमें कहाँ लिख रहा है जी? आपने पढ़ी नहीं हो? मैंने पढ़ी, वो सोशल मीडिया पर चिट्ठी है जी। उसमें ये है कि जो भी लोग गांव में जाए उनसे सवाल जवाब करो और फिर उस पर तय कर लेना कि करना क्या है। नहीं, ठीक है साहब, मैं अगर कहें तो मैं चिट्ठी पढ़ दूं क्या? क्योंकि उसमें लिखा है बीजेपी हराने की बात, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। हराने की हो सकता है कि वो चिट्ठी गलत का हेर फेर है, हराने की नहीं है। हाँ, भाई क्वेश्चन करने का तो अधिकार सबको है। एकदम एकदम बिल्कुल है। हमको सरकार नहीं मिली 22 जनवरी 2021 के बाद में दिल्ली सरकार हमको तो मिली नहीं, कहीं आपको मिली हो तो वही बताइए। 1 साल हो गया सरकार आ रही गांव में, तो गांव के लोगों को कहा भाई उनसे क्वेश्चन करना, अपने गांव की बात करना, अपने भाव की बात करना, अपने बिजली के रेट की बात करना। हरियाणा में भी इसी विचारधारा की सरकार है, वहां पे 75 रुपए, वो 15 रुपए हाउस पावर है बिजली का रेट, यहाँ 175 है। ये बात करने का किसान को अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। वो अपने एजुकेशन की बात करेगा। किसान का मतलब खाली उसके फसलों के दाम से नहीं है, किसान का मतलब उसकी एजुकेशन से भी है, किसान का मतलब उसकी हेल्थ से भी है। जो गांव में लोग रहते हैं वो भूमिहीन किसान है,
किसान का मतलब जो पशु पालने वाले लोग हैं, जो महिलाएं खेतों में काम करके जिनके पास में जमीन नहीं है, उसके रेट के भी सवाल है, सारे सवाल है। हमने सारे सवालों पे बात करने की बात करी। गन्ना भुगतान पे भी उस पर आएंगे। अगर यहाँ की बात करेंगे तो गन्ना भुगतान का एक बड़ा इशू है। सरकार ने कहा कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। आज भी 11-11 महीने में भुगतान हो रहा है। कुछ फैक्ट्रियों को छोड़ दे, वे अब देना शुरू करा इस साल उन्होंने, लेकिन पिछले साल का भुगतान भी उन्होंने अभी तक दिया है। और आज भी बहुत फैक्ट्रियां हैं कि पैसा दिया ही नहीं। तो ये बात कहने का सबको अधिकार है। नहीं, मैं आपकी बात से जो फर्टिलाइजर है उसके लिए आपने देखा ही है कि क्या हाल हो रहा है। नहीं, ठीक है, आप तमाम मुद्दे रखिएगा, ये मंच बिल्कुल खुला मंच है, आप सब। मैं सिर्फ ये कंफर्म करने, क्योंकि आपने जो बात कही, हो सकता है कि मैंने उसको, उस चिट्ठी को ठीक से देखा नहीं पड़ा। हाँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ मैं कंफर्म, क्योंकि ये चिट्ठी अभी अभी आई है। अभी आई है चिट्ठी, ठीक है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका स्टैंड ये है कि जब क्वेश्चन करो और जो खुश हो जाएगा भाई इनको वोट दे देगा, नाराज हो आप ये कह रहे हैं कि हम वोट से दूर हैं बहुत। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन करना चाहिए जहां जहां लोग, जहां क्वेश्चन करो भाई, इनसे सवाल जवाब करो। सब पार्टी से कि किसी एक? नहीं, सभी से, सब पार्टी से, सब उम्मीदवार। देखो, यहाँ किसी का भी हमने वो नहीं रखा। अगर राजस्थान के अंदर 7 लाख रुपए में उस किसान की जमीन गई 10 एकड़, तो हम वहां पे भी गए, बिल्कुल, मैंने देखा। लेकिन अगर अलीगढ़ जिले में 42 किसानों की जमीन नीलाम करने की बात हुई, तो हमने सरकार के लोगों को बताया कि चुनाव का टाइम चल रहा, आप, हमको नहीं पता कि सरकार को पता होगा कि ये काम वहां पे अलीगढ़ में हो रहा है। ठीक है, हमें पता है कि तोमर साहब को भी नहीं पता होगा, लेकिन ये हो रहा, तो हमने वो भी बताया कि अलीगढ़ में 42 किसानों की जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है, आप उसको रुकवाओ। ठीक, तो हम जो भी गलत चीज होगी, जो भी गलत पॉलिसी आएगी, हमारा किसी सरकार से, उससे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। पहली चीज, हमारा पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सरकार से, और सरकार सबकी होती है। बिल्कुल भाई, घर में लेन देन जो करेगा, हिसाब किताब तो उसी से तो लेंगे, या किसी दूसरे से ले लोगे? नहीं, बिल्कुल, जो घर यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपके चैनल में देखता होगा, उसी से तो बात करोगे, या किसी से भी जाके कह दोगे कि तनख्वाह दे। तो हम अपना भाई हिसाब किताब मांग रहे, गांव के लोग, हिसाब किताब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हिसाब किताब देना चाहिए। और चुनाव का वक्त है, तो चुनाव के वक्त में तो हिसाब किताब होता है। जनता सवाल पूछती है, नेताओं का हक है कि उसका जवाब दे, जनता को भी हक है अपने सवाल पूछने का और उनके जवाब जानने का भी। पर रोहित जाखड़ जी, आप इस चुनाव को कैसे, क्योंकि टीका जी ने तो साहब का सवाल सबसे पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए, लेकिन जो मेरा आज का विषय है, हमें कौन किसान हितैषी, क्योंकि हर पार्टी अपने दावे करती है। अभी तोमर जी ने अपनी पार्टी के दावे कर दिए कि भाई हम किसान हितैषी हैं। आपकी पार्टी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, आज जब आप सपा के साथ सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो फिर एक बड़ा मुद्दा किसानों का है, किसानों को लेकर के। तो आप किन मुद्दों पर, जैसे टिकैत जी ने कहा, अगर आपके उम्मीदवार जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, तो किन मुद्दों पर आप गाँव वालों से और किसानों से चर्चा करेंगे? क्या आपके लिए मुद्दे? पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूं, इस मंच पे आपने आमंत्रित किया, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ हैं, इनको मेरा नमन। देखिए, हम किसान हितैषी हैं, और सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो किसान हितैषी क्यों नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे अभी भुगतान में इंटरेस्ट भी भुगतान किया जाए, उसमें कंटेम्प्ट हुआ था केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के खिलाफ। उस कंटेम्प्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गन्ना मंत्री और पूरा शासन सुप्रीम कोर्ट गया। अगर इन्हें किसानों की इतनी चिंता थी, तो फिर भुगतान सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये तो आप चाल चरित्र और चेहरा सबका सबके सामने आ जाता है। किसान हितैषी हम इसलिए हैं कि जितने पश्चिम में आप चीनी मिल देख रहे हो, ये स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जब औद्योगिक मंत्री थे, उनके द्वारा किसानों की हालत में सुधार हो सके, इसलिए इतने 35-36 शुगर मिल जो लगे हैं, वो उन्हीं की कलम से लगे हैं। और हमारा कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो गन्ना भुगतान 14 दिन में होगा। ये जयंत चौधरी जी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा है, और ये
अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। और जो आलू के उत्पादक किसान हैं उनका मूल्य, उचित मूल्य मिल सके, उसको भी हम लोग कृषि संबंधित जो बोर्ड है उसको बना के उसको तय करेंगे। एक जो बहुत बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी ने किया कि जो छोटी जोत के किसान हैं या जिन पे जमीनें नहीं हैं, वो लोग, जैसा टिकैत साहब ने कहा कि जानवर पाल के उसके दूध को बेच के गुजारा करते हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी का एक वो आया कि 2 पशु से ज़्यादा अगर कोई गांव में पशु पाल के अपना दूध बेचेगा तो उस पे भी कमर्शियल बिजली का मीटर उसे लेना पड़ेगा। तो और कृषि में जो बिजली का इस्तेमाल किसान कर रहा है, वो टिकैत साहब ने आपके सामने कह ही दिया कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है। हालांकि चुनाव को आते आते इन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो जमीन पे अभी भी लागू नहीं हुआ कि हम आधी छूट देंगे। एक सवाल, आपने अभी चौधरी साहब का जिक्र किया और आपने कहा कि चौधरी साहब की कलम से यहाँ पर कई जो है गन्ना मिलें शुरू हुई। एक डेटा ये भी कहता है कि 2017 से पहले जो सरकार थी यहाँ पर, जिनके साथ आज आप सब जो है चुनावी जो है गठबंधन में है, उस समय 30 से ज़्यादा गन्ना मिलें बंद हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सपा का रुख जो है किसान हितैषी है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है सपा का वो अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे पूछा। मैं आपको बता दूं, जब गठबंधन में जाते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आज ये तय है कि किसानों के हित में जो भी फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान के हों, चाहे वो बिजली माफ होगा पूरी तरह। ठीक है। तो आज की डेट में हम उनके साथ गठबंधन में हैं और इस चुनाव से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज की डेट में कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा अजीब लगा सुन के। नहीं, मतलब आज है, आज की डेट में है, लेकिन आप गठबंधन में हैं। मुझे आज की डेट सुन के थोड़ा सा नहीं, वो शब्द हो सकता है मेरा गलत हो। जी कह रही आप अपनी बात करिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब वर्तमान में हम गठबंधन में हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय है और उसी पे किसान के हित में ये बातें की जाएंगी और फैसले लिए जाएंगे। ठीक है सर, मैं क्योंकि कृष्ण जी मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले राकेश जी मैं एक और मुद्दा ले लेता हूं, क्योंकि ये सब बातें, इनका सवाल जवाब मैं तो उमर जी आपसे लूंगा। पर राकेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बजट आया, इस बजट को लेकर मैं चाहता हूं कि इस केंद्रीय बजट को लेकर के क्या आपको लगता है कि इस केंद्रीय बजट में किसानों के लिए, क्योंकि अभी विजयपाल सिंह तोमर जी ने कई सारी चीज़ें गिना दी, हालांकि वो आप प्रतिशत की बात करेंगे, वो आंकड़ों की बात करेंगे तो एक अलग वो विषय हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है, ये इसको एक किसान नेता होने के नाते आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने दिल्ली दर्शन करे कभी? वहां गाड़ी में बैठते हैं, वो दिल्ली के 5-6 जगह के दर्शन करवा कर फिर उसी जगह छोड़ दें। मतलब घुमा फिरा के देखो, इनसे बातचीत में तो कोई इनसे जीत नहीं सकता। अच्छा। कि उन्हें शिक्षा 8 दिन का एक कोर्स है, 40-50 दिन का एक कोर्स है, 28 दिन का एक है। इन्हें बात बताई जाके, बात बताओ अपनी बात कितनी मजबूती से कैसे आप बताओगे उसको बताओ। अभी उन्होंने कहा कि हम एमएसपी सीधा पैसा किसान के खाते में देंगे और 2,37,000 करोड़ रुपए की खरीद करेंगे। तो आम जनता को तो ये लग रहा है भाई 2,37,000 करोड़ की खरीद करेंगे अब क्या मोदी सरकार, भाई बहुत पैसा किसान को दे दिया, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। हमने कहा भाई पिछले साल का भी बता दो, पिछले साल से 10,000 करोड़ रुपया घटा दिया, तो ये तो है खरीद में। और इसमें से 1 लाख करोड़ रुपया जाएगा व्यापारियों का, ये इसकी सच्चाई है। कैसे, किस खरीद में, खरीद आधार में व्यापारी, एक व्यापारी जो बड़ा व्यापारी है 10,000 क्विंटल से लगाकर 40,000 क्विंटल तक एक व्यापारी फसल बेचता है, धान और गेहूं। वो कहां बेचता है भाई? इस किसान को भी मंडी बता दो। किसान तो अपनी ट्रॉली लेकर खड़ा, 1 महीने तक नहीं बिकती, ट्रॉली लेकर खड़ा है। आज भी वहां इलाहाबाद में उसमें खड़ा था किसान, वहां पे 4-5 दिन में जाकर बहुत मुश्किल से जब आंदोलन हुआ और चुनाव आयोग की घोषणा होगी कि चुनाव आयोग के वहां बेचेंगे, जब जाकर उनकी धान की ट्रॉलियां बिकी अब प्रयागराज में, तो नहीं बिक रही। सस्ते में व्यापारी खरीदता है, महंगे में एमएसपी पे बेचता है। इसीलिए हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाए तो सस्ते में फसलों की खरीद नहीं होगी, वो पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा।
ये एक बड़ा घोटाला है ये। और हमने जो ये दिल्ली में आंदोलन चल रहा, इसमें भी ये बातचीत हुई थी कि एक कमेटी बन जाए। कमेटी बनाने की उन्होंने बात करी भारत सरकार ने, लेकिन कमेटी बनाई नहीं। अपनी बात रख लगे कमेटी के बाद भेजे हैं वो कमेटी है जी। कमेटी के लिए तो नाम आप लोगों ने नहीं नहीं, कोई नहीं मांग रहा है भाई, एक झूठा प्रचार कर रहे। हमने पिछले 20 दिन से हम कह रहे भाई सरकार हमें बता दे, हमारे से मिल ले, बहुत इशू है उस पर बातचीत कर ले, लेकिन सरकार कोई अहमत तो भाई मिली नहीं ना। हमने बताया कि 22 जनवरी 2021 से 1 साल से ज्यादा हो गया, हमको सरकार नहीं मिली। ये आंदोलन भी एक समझौता हो या लिखत पढ़त हो या मिला कोई नहीं, कागज पे आदान प्रदान पे हो जाए। तो फिर आपने खत्म क्यों किया आंदोलन? है जी, अगर आप कह रहे हैं कुछ मिला नहीं तो आंदोलन हमने ये कहा कि एक समझौता हो ना, वादा करा, वो वादा पूरा नहीं करा। वादा करा है, ठीक है, अब करेंगे, ठीक है। और भाई किसी को ये लगता हो कि 13 महीने आंदोलन कम था, हमने जल्दी खत्म कर लिया। नहीं, किसी को नहीं बोला। प्यार से सुन लो बात। बात सुनने में थोड़ा कोई दिक्कत है। एक दिन जैसे यहाँ पे रह के 2 दिन का आंदोलन चलाया देख लेना। हमने 13 महीने चलाया, और अब भी अगर सरकार 13 महीने में भी ये है कि आंदोलन भाई इन्होंने जल्दी खत्म कर दिया, हम तो मानने वाले थे नहीं, अपने आप ही चले गए। भाई उस चीज को कह दो कि किसान अपने आप गया, भाई हमारे उससे नहीं गया, तो हम तो वो भी बात मान लेंगे। ठीक है, ये अपना जवाब रुख है जनता के बीच में। हमें आप यही मान लो कि हम अपने आप चले गए, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, 1 साल तक सरकार हमको नहीं मिली। आपकी और सरकार का एक बात हुई, उसके बाद ही आप लोगों ने कहा, इसलिए मैंने पूछा कि चलो हमने खत्म कर लिया। ये एक समझौता हुआ था कि हम कमेटी बनाएंगे, जो किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन देंगे, जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं वो पर्चे वापसी करेंगे। एक रूटीन प्रक्रिया है सबकी, ठीक है। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई केस रजिस्टर्ड हो गया, क्या होगा, जब एक समझौता होता है तो एक प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। वे पर्चे दर्ज है, अभी वापसी नहीं हुए। हमने कहा कि यहाँ नहीं, पूरे देश भर में, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ये कर देगी, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से बात करो, भाई बिजली का इशू हमारा है, आप बात करो उत्तर प्रदेश सरकार से, ठीक है। आप हरियाणा से बात करो, आप उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आप उनसे बात करो जो वहाँ की पॉलिसी है। मैं आता हूँ गन्ने वाले मुद्दे पे भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं कृष्णवीर जी को इस डिबेट में लाना चाह रहा हूँ। कृष्णवीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये जो बजट है जिसको लेकर के तोमर जी के अपने दावे हैं और टिकैत जी के अपने जो है उन्होंने कुछ सवाल उठाए, आप कैसे इस पूरे बजट को आप देखेंगे किसानों के इस लिहाज से? देखिए अशोक जी, जो बजट है उसमें जो आवंटन की जाती है राशि, वो अलग अलग मद में प्रयोग किया जाता है। सरकार ने इस कोरोना काल को देखने के बावजूद 2 साल में जिन परिस्थितियों में देश भुगत रहा है, पिछला बजट 1,47,764 करोड़ था, उसे अब 1,51,521 करोड़ रुपए किया है। ये एक एग्रीकल्चर का बजट। अगर हम ये देखें कि 2014 से पहले की परिस्थितियां क्या थी, तो वो अब बात करना बेमानी हो जाएगी, क्योंकि इतना तो 5 साल का भी नहीं था उनका UPA 2 का, तो जितना आज इस साल का है। किसानों की स्थिति एक दिन में खराब नहीं हुई, किसान बाजार से दूर रखा गया, किसान का शोषण बाजार की ताकतों ने किया, ये हकीकत है। और वो शोषण कई तरीके से किया गया। वो शोषण बाजार ने सीधे खरीदा, FCI को आपूर्ति कर दी। सच्चाई ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा खरीद FCI करती है, FCI की खरीद सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब का व्यापारी किसानों से औने पौने दाम पर खरीद कर और पंजाब में आपूर्ति करता है। और ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला पंजाब में FCI के MSP की खरीद पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब उसको सुधार करने के लिए जो DBT की योजना हम लोग मांग रहे थे कि भाई पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए। इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि इस बजट में जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करी है, वो हम बराबर इसलिए मांग कर रहे थे कि किसान की खरीद हो
तो उसकी खतौनी का पता हो, उसकी जमीन का पता हो, उसी के खाते में भुगतान जाए। जिससे अभी जो राकेश ने कहा है कि भाई व्यापारी खरीदते हैं, ये सच्चाई है, व्यापारी खरीदते हैं औने पौने दाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी का सुधार करने के लिए ये नया डिजिटलाइजेशन जो है इस बजट में प्रावधान किया है। एमएसपी की बात है। दूसरी बात, एमएसपी जो है दरअसल किसानों के हिस्से का कहीं और चला, जो राकेश जी ने भी कहा उसमें धांधली होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 2006 में एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बनवाने में हमारा भी योगदान रहा है, हमने भी उसमें काम किया था। 2014 तक वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ठीक है। बार बार सबकी मांग रही कि भाई ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू की जाए। इस सरकार ने A2+FL पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर ये दाम तय करे हैं। अब रबी भी और खरीफ भी पिछले बराबर ये हो रहा है। एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र कहते हैं, वो कहते हैं कि C2+FL नहीं दे रही सरकार। ये अपनी जगह बात गलत नहीं कह रहे हैं कि C2+FL नहीं दे रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पहली बार लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर ये किसान को देने का प्रावधान शुरू किया गया है। अब रही बात ये कि और दूसरी योजनाओं में, विजयपाल जी सही कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश में 50-50 रुपए और 100-100 रुपए के चेक किसानों को दुर्दशा में देखा है। वो गरीब आदमी बस में बैठ के खाता खोलने जाए या उस चेक को देखे, ये भी दुर्गति देखी है। अब जो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए फसल बीमा योजना की गई है, मैं आपको ये कहता हूं कि 1.5% और 2% पर, रबी का 1.5 और खरीफ का 2% पर फसल बीमा योजना की शुरुआत हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। योजना पहले भी थी, लेकिन हमारा कहना यह था कि किसान से कम पैसा लिया जाए और उसको कवरेज दी जाए। इसमें हमारी एक मांग चल रही है और हमारा कहना यह है कि पहले तो इकाई ब्लॉक होती थी, अब इस सरकार ने इकाई गांव की है। हमारी मांग ये है कि इकाई किसान का खेत माना जाए और उसका जो होता है, ये पटवारी जो है भ्रष्टाचार की जननी है किसानों की सारी योजनाओं की, तो उसमें सुधार करने के लिए ड्रोन से सैटेलाइट सर्वे अब हो रहा है, ये एक अच्छी शुरुआत है। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जब तक किसानों को अतिरिक्त संसाधन मुहैया नहीं करे जाएंगे, जब तक उसे बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश में, शुक्र करिए कि पहले 4 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। रात को ट्यूबवेल चलाने में जाने में डर लगता था कि पता नहीं रास्ते में लुटेरे लूटने को बैठे होंगे, तो भैया आई बिजली और गई बिजली। आज की स्थिति ये सच्चाई है कि बिजली में बहुत बढ़िया सुधार हुआ और बिजली उपलब्ध है आज। वो कह रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी है अगर बाकी राज्यों से तुलना। मैं आ रहा हूं ना, मैं उसी हमने हमारी और विजयपाल जी की इस बारे में चर्चा हुई। हमने सरकार से ये कहा कि बिजली में किसानों को सिंचाई में आप बिजली के बिलों में कमी करिए, और विजयपाल जी ने बाकायदे उस बात को लखनऊ मीटिंग में मेरे से चर्चा करने के बाद रखा। हमारा कहना यह है कि मुफ्त की बात करना बहुत आसान है अशोक जी, मुफ्त में तो दुनिया में जहर नहीं मिलता, बिजली कौन दे देगा हमको? ये सब चुनावी हथकंडे हैं, इनमें हम नहीं विश्वास कर सकते, क्योंकि हमने तो यहाँ वो दुर्गति देखी उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने पर ये सोचते थे कि फिर अपराध में 2-4 होना पड़ेगा। तो शांति कायम हुई है, रोजगार चाहिए, और रोजगार अशोक जी बराबर एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में मिलेंगे। कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट इस देश में कि कोरोना में साबित कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन खिला रही है। ये इस सरकार की ताकत थी, दुनिया की कोई सरकार सोच नहीं सकती। लेकिन एक मिनट आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मेरा ये कहना है कि एमएसपी पे खरीद इसलिए सरकार करेगी। मेरे कुछ मित्रों ने जो शुरू में पंजाब में आंदोलन से पहले एक बात कही थी, मैंने तब भी कहा था, आपको जानकारी है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, सरकार मंडी बंद कर देगी, सरकार जमीन छीन लेगी। मैंने तब भी कहा था भैया सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर सकती, उनका खाद्य सुरक्षा कानून है। मैंने तब भी कहा था सरकार मंडी बंद नहीं करे। 1000 इनाम मंडियां इस सरकार ने हम लोगों के मांग पे करी, 22,000 हाट। हम बराबर कह रहे हैं, पिछले बजट में पैसा करवाया था कि
कि किसानों की मंडी जब तक नहीं होंगी, किसान बाजार में नहीं खड़ा होगा, उसका शोषण होगा और नौजवान पीढ़ी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को अपनाना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग आना होगा। जोड़ने के लिए जो नीतियां सरकार ने दी है उसी से रोजगार मिलेगा, रोजगार जरूरत। मैं आता हूं सर, तोमर जी एक मिनट मैं आपसे क्षमा चाहूंगा अभी आपके पास आने से पहले, क्योंकि कई दो किसान नेताओं के, आपसे भी रोहित जी, दो किसान नेता बैठे हैं तो उनकी इन्होंने कुछ नहीं बैठे साहब, आप भी किसान है सर ठीक है, दो नहीं बैठे, आप चार है जी, दो नहीं बैठे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं सुनिए पर्सनल टिप्पणी ना करें, मैं आ रहा हूँ ठीक है साहब आपके पास, सारे किसान विचारधारा से मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, नहीं सुनिए जाकर जी, हाँ जाकर जी, मेरा कहना है पर्सनल हम लोग ना हों, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हाँ ठीक है हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम इस बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं सर, और मैं सचमुच कह रहा हूँ ये अच्छी बात है। इस देश में मैंने इतने चुनाव कवर किए, मैंने नहीं देखा कि किसानों के मुद्दे पे बात होती है। ये अच्छी बात है, कम से कम किसानों के मुद्दे पे बात तो हो रही है। उस देश में जहां हर साल इतने किसान आत्महत्या करते हैं, उस देश में अगर किसानों के मुद्दे पे बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसका श्रेय मैं आप सब लोगों को देता हूं। मैं ठीक है साहब, इन्होंने कुछ चीजें कही, मैं उन्हीं मुद्दों पर आता कह रहे कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चीजें नहीं। और अभी मैं बात कर रहा था संजीव बालियान जी से भी, सुबह हमारी उनसे जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा किसानों के लिए हमने कई चीजें जो अभी नहीं कर पाए वो करनी है। पर ओवरऑल क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें जो शुरुआत हो रही हैं, चाहे ड्रोन से जमीन करना हो, बाकी चीजें हो, डीबीटी की बात हो, और एक चीज इन्होंने और बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा जो आंदोलन है वो पूरा 3 चीजों पे शुरू हुआ। पहला उन्होंने कहा कि भाई ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, इस बजट से एमएसपी खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिलता। एमएसपी का गारंटी कानून वो आपका अपनी जगह, वो आपका मुद्दा है, लेकिन दूसरी बात सब किसानों की जमीन चली जाएगी, वो कहीं नहीं। और तीसरी बात ये कहा गया कि भाई तीसरा मतलब तीसरा कि मंडी बंद हो जाएंगी, वो भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ऐसा लगता है आंदोलन की जहां मंडी बंद की है, बिहार में मंडियां बंद है पिछले 15-16 साल से, तो बिहार से सब लोग पलायन कर रहे हैं वहां एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया पूर्ण रूप से बिहार में, आप जानकारी करना। दूसरा मध्य प्रदेश की आप जानकारी कर लेना, 178 मंडियां बंद करने के उनकी आमदनी घट गई, इसलिए उनकी जमीनों को बेचा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा, मंडियों की जमीन पे इनकी नजरें हैं। उत्तर प्रदेश में आपने अलीगढ़ का जो जिक्र किया, क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं लेने वाला। मैं अब कह रहा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 178 मंडियां की जमीन बेचने की प्रोसेसिंग चल रही है। खाली जमीन है कि इसको बेच देंगे, क्योंकि जमीनों पे इनकी नजरें हैं, इनकी जमीनें सब ये बेचेंगे, इनकी नजरें हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत मंडियों का आप डाटा उठा लेना, ये क्या करते हैं कि ये कानून आ जाता 3 साल में सब बिक जाती। इस तरह के कानून ले आए थे कि मंडी हजारों करोड़ रुपए की मंडियां हैं, जमीनें सब बेचेंगे, ये कुछ नहीं छोड़ रहा है इनको। मंडियां बिकेगी, मंडियों की आमदनी घटेगी, मंडियां जाएंगी, सब उनकी जमीनें बिकेगी, अलाट होंगी, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी मंडियों की जमीन में। दूसरा यह है कि वहां पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग सरकार में शामिल हैं। विजयपाल सिंह जी बैठे हैं, बिल्कुल ग्रामीण उसमें है, आज सरकार में शामिल हैं, मजबूरी है। जो उस विचारधारा के लोग हैं, अगर इनको ही सेक्टर दे दे कि आप इसको ड्राफ्ट बनवाओ और इनका क्या हुए सरकार लागू कर जाए, जब भी सुधार हो जाएगा, हो जाएगा सुधार, वहां पे सुनी किसी की नहीं जाती। हालात ठीक नहीं है, बात ये है। देखिए तो मुस्कुरा रहे हैं, बात ये है कि हालात मौका दूंगा, अच्छा चलो तो बात पूरी हो जाएगी। हम मैंने थोड़ा कर रहे भाई, इनकी क्या मजबूरी है सबकी, अपना है सुझाव देते हैं। अब अगला नहीं सुनता, इनका काम तो सुझाव देने का है, क्योंकि इनको पता है कि क्या हालात गांव की है। देखो, जब तक डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, खाली अकेला ये नहीं कि किसानों की जान अब भाव से बचेगी, भाव से भी नहीं बचती। दूसरे मद से उसकी मदद करनी पड़ेगी सरकारों को, पॉलिसी वे बनानी पड़ेगी। कोरोना काल में पिछले साल पूरा थाना भवन सेक्टर आपका लगता है, जो वेजिटेबल्स का किसान था, वो पूरा 100 का 100% बर्बाद हुआ, उसकी कोई मदद नहीं हुई। वो सब्जी का किसान मरा है, फल का किसान मरा है। ये गन्ने को इसको अगर छोड़ दे कि इन्होंने अपना लाठियां चलती रही, फिर भी शुगर मिलें चलती रही, इन्होंने अपना बेच बाच लिया, लेकिन दूसरे सेक्टर का किसान मरा है पूर्ण रूप से।
उनकी भी हमको सोचनी पड़ेगी। ठीक है। हमको जो दूध का किसान है उसकी भी सोचनी पड़ेगी कि वो भी पूरा बर्बादी के कगार पर जा रहा है। ठीक है। हमको सोचनी पड़ेगी कि कैसे हम मदद कर सकते हैं, उसमें हम मेडिकल फैसिलिटीज गांव के लोगों को दे दें, मेडिकल फ्री कर दें, कुछ चार्ज लेकर कर दें, तो किसान की मदद हो सकती है, गांव के लोगों की मदद हो सकती है। ठीक है। एजुकेशन में बड़ा बजट अब की बार जाना चाहिए था। स्कूल बंद है, एक परिवार में अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 4 उसको मोबाइल चाह रहे हैं। अभी उसको मोबाइल का डाटा चाह रहा है। बहुत महंगा खर्चा एजुकेशन का बैठ रहा तो सरकार वो ने भी हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल के लिए, क्योंकि अभी तक आप मोबाइल पे पढ़ते थे, अब ये है कि हर क्लास के लिए एक अलग टीवी चैनल होगा, यानी आप घर बैठ करके आप पहली, दूसरी, तीसरी जिस क्लास में उस क्लास में जिसके चैनल 4 लगा- बच्चे हैं, हाँ, उनकी क्लास तो एक ही टाइम पे चल रही, 1 साल के लिए कर देते। जब तक सरकारों को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगी दूसरे मद से, नहीं बच सकती जान। आप गांव में जाकर देखो, हालात ज्यादा खराब है। कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड पे 300% का ब्याज किसान देता है। बहुत अगर किसान होंगे जिसने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा होगा 300% का देता है। 1 लाख रुपए अगर एक दिन के लिए बैंक में जमा करता है तो 10,000 रुपए लगते हैं उसपे। हमने भारत सरकार को कहा, वहां पर बैठे आरबीआई के अधिकारी भी वहां पर बुलवाए, हमने कहा कि इसको इंटरेस्ट जमा करने की पॉलिसी बना दो, तो बहुत फायदा। अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दिया जाए। ठीक है। जो हमारे गांव के पर सर जो छोटी छोटी चीजें हुई हैं जिनका जिक्र किया, वो आप एक शुरुआत मानते हो कि ठीक डिजिटल है? कैंपेन चल रहा है। हाँ। हमारे गन्ने को भी जुड़वा दो उससे। हाँ, ठीक है। मतलब गन्ना डिजिटल से नहीं जुड़ेगा, किसान की फसलें नहीं जुड़ेगी। हाँ, ये मैं सवाल पूछूंगा, पर जैसे गन्ने के लिए एक अलग से ऐप हुआ, मैं देख रहा था 40 लाख ई स्लिप मिल रही है। सुन तो लो, गन्ने में क्या है कि हम ट्रॉली लेकर गए, गन्ने की वैरायटी, उसका वेट और उसका रेट, वो वहां से अकाउंट सेक्शन में चल जाए, वहां से उसको ट्रांसफर मारो, उसके अकाउंट में पैसा चल जाए किसान के। हम तेल लेते हैं, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला बैठा गया वहां पे, तेल का कार्ड दिया, उसका नंबर फीड करा और उसने पूरा तेल का पैसा तुरंत हमारे कार्ड से काट लिया। क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसलिए गन्ने पर बात हो जाकर पूरे देश में हो जाए, पूरे देश में हो जाए। ठीक है। हमको भी डिजिटल 14 दिन में क्यों? ठीक है, ठीक है। डिजिटल उससे जोड़ दो, हमको भी धन्यवाद दे देंगे हम भी सरकार को। ठीक है। देखिए, वो मदद नहीं कर रहे, वो तो धन्यवाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो हैं तैयार। वो ये भी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि विजयपाल सिंह जैसे लोगों को हम 5 आदमी चुनते हैं, इनकी बात मान लो। ये सवाल धन्यवाद दे देंगे। ये सवाल विजयपाल जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जैसे लोग हैं सरकार में, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि को से हैं, जो किसानों की बात समझते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनता नहीं है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई गन्ना किसानों को सीधा, जब डीबीटी है, सब कुछ है, तो फिर डिजिटल उसका फायदा क्यों नहीं मिलता? जी, मेरे पास देखिए, मेरे छोटे भाई की तरह हैं राकेश जी, इन्होंने एक बताया कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, मैं इसका भी जवाब दूंगा। दूसरे सवाल इतने आ गए कि गन्ने का सवाल आ गया, बिजली का सवाल आ गया, एमएसपी का सवाल आ गया, नए कानूनों का सवाल आ गया, तो मुझे थोड़ा टाइम बिल्कुल नहीं, सारे सवालों का जवाब आप दें। बिल्कुल। जहाँ तक गन्ने का प्रश्न है, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से। उन्होंने भी मुझे किसान विंग का जिला अध्यक्ष बनाया था कभी 78 में, तब से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा मैं किसान मोर्चे का जी। तो गन्ना जब मोदी जी की सरकार आई थी 14-15 के आस, मुझको गन्ना के यहाँ ताला डलवाना पड़ा था। 2300 रुपये क्विंटल चीनी थी। और क्यों थी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यूपीए की सरकार, इधर नीचे से, एक मिनट सर, थोड़ा इधर नीचे से आवाजें आ रही हैं कई, आप लोग प्लीज थोड़ा शांति रहिए। मैं ऑडियंस को मौका दूंगा सवाल पूछने का, थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद मैं आऊंगा ऑडियंस से। प्लीज यहाँ पे थोड़ा शांति रखें। हाँ, यूपीए की सरकार ने तेहरे में जाते जाते 2 काम किए। एक तो चीनी को डिकंट्रोल किया, दूसरा 40 लाख मैट्रिक टन ब्राजील से रासुगर आयात कर ली। नियम से विदिन 3 मंथ डिफाइंड करके वापस जानी थी। कैबिनेट ने फैसला किया और उसे देश में खपा दिया 1.5 साल के लिए। ठीक। तो चीनी की जरूरत नहीं थी देश में, और यूपीए को कौन समर्थन दे रहे थे? सपा, बसपा, लोकदल सब समर्थन दे रहे थे। देश में चीनी की हालत यह हो गई 22-23 रुपए किलो।
चीनी मिल मालिकों ने चाबी फेंक दी, हम नहीं चला सकते। 2-2 साल तक के गन्ने की पेमेंट नहीं हो रहे थे। उस समय मैं भाई साहब राकेश जी ने जो कहा उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। उस समय ये बात माननीय अमित शाह जी के द्वारा प्रधानमंत्री तक पहुंची। मैंने कहा कि मैं चौधरी साहब के साथ था 77 में, उस समय डिकंट्रोल हुआ था चीनी का, 4 रुपए क्विंटल गन्ना आग लगानी पड़ी थी, और 1 साल बाद 78 में फिर कंट्रोल किया गया। 65% तो इंडस्ट्री में जाती है चीनी, तो कंट्रोल है तो उन्हें महंगी दे सकते हो, आम आदमी को सस्ती दे सकते हो। जब कंट्रोल ही आपके हाथ में नहीं है तो क्या करेगी सरकार? और 1 साल बाद 78 में ही वो कानून वापस लेना पड़ा था, ठीक, जनता पार्टी की सरकार ठीक। में। और बीडी महाजन की अध्यक्षता में फिर एक आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट भी है, जिसमें आया था एक किसान के भी हित में नहीं था, उपभोक्ता के हित में था। तो ये बात जब समझाई तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलवाया। 150 किसानों को लेकर मिला, हर जिले से 2 किसान, मैंने कितना किसान बुलाए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी से कि ये बात सही है कि प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, बिचौलिया वो है, गन्ना उसके द्वारा जा रहा है, भाई पेमेंट वो कराए, मैं भी आंदोलन कर रहा हूं, ठीक, लेकिन समाधान केंद्र कर सकता है। ठीक, उन्होंने कहा विशेष पैकेज दें, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी ने भी दिया था, ठीक है। किसानों के खाते पे तो गया नहीं, वो तो इंडस्ट्री वालों ने और जगह लगा लिया। आप 3 काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दो, अपना बफर स्टॉक बनाओ, ठीक है। और मिनिमम रेट घरेलू बाजार में चीनी का तय हो जाए। ठीक है। और उसके बाद स्थिति ये आई, और एथेनॉल को प्रोत्साहित करो। हमारी तो 50 साल पुरानी मांग है, गन्ने के रस से एथेनॉल बने, पुरानी मांग है। उसके बाद जो पूरी नीति बनी, मैं बताना चाहता हूं, यदि मोदी जी की सरकार नहीं होती, हमारे वेस्ट का किसान गन्ना बोना बंद कर दिया होता, चीनी बिक गई होती मिले। क्यों? कि यहां पर उन्होंने कहा 3100 रुपए क्विंटल से नीचे चीनी नहीं बिकेगी घरेलू बाजार में। एक तो ये करा, 100% आयात कर लगा दिया, बाहर से एक दाना नहीं आएगा। 60 लाख मैट्रिक टन चीनी को भेजा बाहर, 15,000 करोड़ केंद्र ने उसका उठाया नुकसान, ठीक है, केंद्र ने भरपाई किया। 40 लाख का बफर स्टॉक बनाया, जिस कारण जो बंद पड़ी मिलती वो भी चल गई, मिल भी बची, और गन्ना किसान। और पहली बार 6,000 करोड़ का जो उन्होंने विशेष पैकेज दिया था, ये कहा जो केन कमिश्नर कहेगा इस मिल ने 50% पेमेंट कर दिया, शेष 50 हम किसानों खाते बढ़ा। ठीक है सर, उससे गन्ने किसानों के आप जो कह रहे हैं उससे मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं शायद टिकैत जी भी इस बात से सहमत होंगे, और इसीलिए वो आपके साथ खड़े थे पिछले चुनाव में। अगर हम बात करें, सवाल आज का है, जो आज वो सवाल उठा रहे कि भाई, हाँ आप अपनी बात, सवाल ले उसका पूरा मैं बात बता दूं तो एथेनॉल को प्रोत्साहन करने के लिए भी उसकी मदद की जा रही है। और 70 साल में ये बात सही है, मैं सहमत हूं, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन कभी पेमेंट हुआ नहीं है। कोर्ट बार बार ऑर्डर करते हैं, बहुत सी मिलें हैं जो कर रही हैं, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि मैक्सिमम पेमेंट ज्यादातर मिलों ने इस साल किया है। कुछ ग्रुप हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, उन पर सरकार भी सख्ती कर रही है। ठीक है। और अब मैं ये आंकड़ा बताने लगूं कि 1,55,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया उनके टाइम में, 95,000 करोड़ का हुआ, इसमें जाने से फायदा नहीं। मैं ये देख रहा था आंकड़ा, एक मिनट, उनका भी 11,000 मैं ये आंकड़ा देख रहा था, 119 गन्ना मिले हैं, जिनमें से 16 मिलों का ऊपर ये है कि उन्होंने भुगतान में गड़बड़ करी है, और करीब 12, वही कह रहा हूं, तो 16 मिले ऐसे हैं, उनके ऊपर थोड़ा शायद सख्ती करने की जरूरत है। गन्ने के साथ साथ जहां तक बिजली का सवाल है, हाँ, बिजली के ये बात सही है, पहले 4 जिले थे वीआईपी जिले, जहां 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन हम गांव के रहने वाले हैं, बिजली को तरसते थे। अब इन्वर्टर बंद हैं, इन्वर्टर वालों के ठप हो गए काम। ठीक है, बिजली भरपूर बिजली आ रही है, ठीक है, लेकिन बिजली के बिल ज्यादा आ रहे थे, तो ये बात सरकार तक हमने भी पहुंचाई। ठीक है, कि बिल ज्यादा हैं, किसान ये कहने लगा जी हमें तो 10 घंटे दे दो बिजली, ठीक है, कम कर दो। तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, ठीक है, उसके 50 मुफ्तखोरी के तो मैं पक्ष पे नहीं हूं। ओके, मैं इसके भी नहीं हूं कि कर्ज माफ करो। क्यों? हाँ, कि उसमें जो आदमी जमा कर रहा है टाइम पे, उसकी क्या गलती है साहब? नहीं ठीक है सर, फायदा उसी क्यों हो? और यदि बिजली पूरी मुफ्त कर दो तो क्या होगा? ओके, उसका मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक तो है, इसलिए मैं ठीक इसके है पक्ष सर, में नहीं छोटा रहा सा फिर मैं जाकर मैंने ये कहा था किसानों को किसान सम्मान निधि दो। जी जी, ठीक है, आप मत करो, हाँ, एक मिनट, किसान सम्मान निधि दो, ताकि वो औरों से कर्ज ना ले। तो 6,000 सालाना का, यदि किसी के नाम पर 4 भाई हैं और 2-2 बीघा भी जमीन है,
तो 624,000 रुपए आ रहा है। ठीक है सर, एक छोटी सा मेरा बहुत जल्दी से मैं ये कि जो एक सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा अलीगढ़ में किसानों की जो जमीन है, क्योंकि राजस्थान में हो रहा था और हमने देखा ये सवाल उठा, टिकैत जी वहां गए और लोगों ने ये कहा कि वो वहां नहीं पता था। हाँ, मेरी सरकार से बात हुई, हाँ, उनकी जानकारी में नहीं था। हाँ। लेकिन वहां के कर्मचारी हाँ, और वहां के बैंकिंग के लोग कुछ दलाल मिल जाते हैं। नहीं सर, सरकार की वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सरकार को तो मालूम, क्योंकि ये बात मैं ये हमारे डिबेट का विषय नहीं है। ये बात मैंने खुद जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से अपनी एक डिबेट में उठाई थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे चुनौती दी, मैंने उनको दिखाया कि देखिए ये किसानों के ऊपर जो है ना ये नोटिस चस्पा हो गया, इसलिए वो छोड़ दे। नीचे के कर्मचारी होते हैं ना, वो ठीक है, जो नीचे के कर्मचारी है, बैंक के लोग, नीचे के कर्मचारी, दलाल मिल गए। ठीक है सर, और किसान की जमीन अपना ओके। तो मैं अलीगढ़ में जो हो रहा है, क्या वो जो जिक्र कर रहे हैं किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, तो क्या वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसान की जमीन चली जाएगी तो क्या बचे? जो राकेश जी कह रहे हैं, सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, उसका संज्ञान लेगी, किसानों के हक में ही निर्णय होगा पूरी तरह से। मेरी बात बीच में अधूरी रह गई, जल्दी से कह लीजिए। एक चीज रह गई थी, एक चीज रह गई थी, ठीक है, कृषि कानूनों की बात रह गई थी। अच्छा, मैं कहता हूँ जल्दी, ये आज से मांग नहीं है, 14 साल के टाइम से मांग थी। किसान का शोषण हो रहा है। जब तक बाजार में एक दुकान होगी तो मनमर्जी बेचेगा वो, 10 दुकान होंगी तो आज 10 जगह पूछेगा। और ये वैसे ही नहीं हुआ, मोदी जी नहीं थे, 2006 साल लगा दो, गुरुलाल की अध्यक्षता में पहला आयोग। ठीक है सर, हम उस डिबेट में वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए उसमें ज्यादा नहीं 4-5 आयोग बने, मोदी जी ने कोई नहीं बने, आखिरी तो भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, सबकी सिफारिश थी, ये लागू होना चाहिए। ठीक है सर, मैं उसमें बहुत मैं उसमें, क्योंकि मैंने कहा ना वो एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आज बात करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने विरोध किया, आपने वापस ले लिया। जाखड़ जी, जो एक बिजली का मुद्दा है, वो जो ये बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि भाई मुफ्त की दे दो। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में क्या कोई बिजली का नया कारखाना लगाया है? पहली जो सरकारें सुदृढ़ता करके गई हैं, उसको सुचारू रूप से चला के और उसको महंगा करके इन्होंने खाली बेचा, और उससे केवल लागत 1.5 गुना 2 गुना तक किसान की हुई है। तेल के दाम आप देख लो, किसान एक जुताई करने के बाद दूसरी जुताई को उसे सोचना पड़ता है। ट्रैक्टर की एक टंकी 4,000 रुपए की आज बैठती। आप बात कर रहे हैं वेटनरी, कृषि से संबंधित पशुपालन है। उत्तर प्रदेश में वेटनरी डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोलैप्स है। हम चाहते हैं कि जो वेटनरी की सहयोग है किसानों को, वो उस स्तर पे मिले जैसे हरियाणा और पंजाब में मिल रहा है। ठीक है, जिससे हमारे किसान का, हमारे देश का किसान, प्रदेश का किसान सुदृढ़ होगा और उससे जो अर्जन होगा उससे बेहतर वो कर पाएगा। अब जैसे कोरोना काल की ये बात कर रहे थे और टिकैत साहब ने कहा कि भाई पढ़ाई, उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों में जितनी भर्तियां निकली, उन भर्तियों में चाहे वो यूपी टेट हो, पुलिस की भर्तियां हो, शिक्षा मित्र हो, सबका हर बार अभ्यर्थी फार्म भर के पेपर देने जाता था। जाकर जी, हमारा जो अगला सेशन है ना, हम उसमें यहाँ के तमाम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा किसानों के मुद्दे पर फोकस मेरे भाई, ये किसान से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो इसलिए है कि सामान्य जो छोटी जोत का किसान है, वो अपने बेटी का ब्याह इसलिए नहीं कर रहा कि उसके बेटे का एग्जाम है, अगर उसकी नौकरी लग जाए, उसकी कोचिंग का पैसा वो दे दे, तो उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी की सोचे जी। लगातार पेपर आउट होना, बार बार बच्चों को हताशा मिलना, और पिछले 2 वर्षों में सेना की भर्ती भी उत्तर प्रदेश में, क्या देश में नहीं हुई, तो उससे हमारे जो युवा हैं उनकी उम्र भी निकली जा रही है। तो हमें ये कम्युलेटिव है कृषि से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वर्ग कृषि आधारित है, कृषि परिवेश से है, तो हमें अगर अगली पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे तो सोचेंगे कैसे? तो कृषि के लिए गन्ना भुगतान हमारे, क्योंकि पश्चिम की बहुत बड़ी समस्या है, आलू का बहुत बड़ा विषय है, लेकिन काम जमीन पे घोषणाएं बहुत अच्छी करते हैं आदरणीय विजयपाल जी की सरकार, हमारे बड़े हैं अग्रज हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से उत्पन्न है, तो दर्द इनके मन में है, लेकिन वो दर्द इनका सरकार नहीं समझ पाती, ये
या ये समझा नहीं पाते, ये विषय हमारा। चलिए अब दोबारा उसमें वो एमएसपी वाली बात रह गई थी। हाँ मैं ले लूंगा, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में ये इशू भी ले। राकेश जी एक चीज मैंने कहा, मैं इस आंदोलन के वो एक चैप्टर खत्म है, लेकिन एक चीज जरूर थोड़ा सा दुख होता है, मैं इसलिए वो आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि उस पर मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक स्पष्ट कोई मत अपना रखा है कि 26 जनवरी अभी गई, उसके पिछली 26 जनवरी में जो हुआ था ठीक है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उस 26 जनवरी में एक व्यक्ति जो है वो लाल किले पर तिरंगे का अपमान करता है। आप तमाम नेताओं ने ये कहा कि ये तो सरकार का आदमी है, मैं लखा सिधाना की बात कर रहा हूँ, आपने कहा ये सरकार का आदमी है, जो लोग घुसपैठ करके इन्होंने किया। अब वही जो सरकार का सो कॉल्ड सरकार का आदमी था, आज संयुक्त किसान जो समाज है, आज उनका उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, तो सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे लोग आपके आंदोलन में थे जो आज जिनको आज किसान नेता ही टिकट दे रहे हैं, पंजाब में चुनाव लड़वा रहे हैं, और दूसरी चीज में ये क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इन चुनावों को लेकर? दो सवाल। पहली चीज तो 26 जनवरी का जो पूरा तैयार करा गया था, पूरा सिनेरियो वो भारत सरकार का तैयार किया गया था, होम मिनिस्ट्री का। वहां पे तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। पहली चीज तो ये आप अपनी जानकारी में ले लो, वहां एक खाली पाइप था, उस पर किसने एक धार्मिक ध्वज लगाया। तिरंगे से ऊपर अगर कोई धार्मिक ध्वज लग जाए, आप अगर सुनना नहीं चाहते तो भैया नहीं, लेकिन सुन जरूर लो। कोई देश में एजेंसी है कि 26 जनवरी 2021 की जांच कर दे? जो रास्ता दिल्ली पुलिस ने हमको दिया, उस रास्ते पे पक्की बैरिकेडिंग थी और दिल्ली जाने के रास्ते गांव के लिए खोले गए थे। ठीक 9 बजे वहां पे उन लोगों को ले जाया गया था जिन पे वहां पे ध्वज लगवाया गया। वो पुलिस के अधिकारी उसको लेकर गए थे, सब उनकी देखरेख में वे गए थे, 9 बजे वहां पहुंच गए थे। ये जानकारी आप करेक्ट कर लेना अपनी। और कहां उनकी बैरिकेडिंग थी, कौन सा उन्होंने मैप हमको सड़क का दिया था कि आपके ट्रैक्टर यहां से यहां तक जाएंगे, उस पर बैरिकेडिंग कहां थी, अगर एक बार दिखा सकते हो तो। कोई टीवी चैनल वाला देश का तो हमको मिला नहीं। मैं अगर विदेश में बात करूंगा तो फिर ये कहेंगे जी ये तो इंटरनेशनल इशू है कर रहे। जांच कोई एजेंसी नहीं है सर, आपके साथ इतने सारे यूट्यूबर चलते हैं। बात करने आप पूरी बात करिए सर, मैं नहीं, आप सर आपको पूरा समय दूंगा। हमने 4.5 लाख तिरंगे झंडे ट्रैक्टरों पे बांध के दिल्ली की सड़कों पे चलाए। ठीक है, वे ट्रैक्टर वे थे जो ट्रैक्टर 10 साल पुराने भारत सरकार ने बंद कर दिए। ठीक है, एनजीटी ने, हम वो ट्रैक्टर दिल्ली में चला कर दिखाना चाहते थे। वे ट्रैक्टर थे वे, और वे आज भी वो पॉलिसी में 10 साल पुराना ट्रैक्टर आज भी नहीं चल सकता। ठीक है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर, आपके पूरे एनसीआर में अगर ये आंदोलन ना हो तो आप लोग को सब तोड़ फोड़ करके सब डाल देते। कोई ट्रैक्टर अब बिक नहीं सकता, गाड़ियां तो सब बंद ही होगी वहां पे। गाड़ी वालों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो पूर्ण रूप से ये होता रहा, जिसने उनको वहां पे चुनाव लड़ रहे, चुनाव की तो भाई अंक की लिस्ट निकाल लो सबकी कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा। और फिर जो लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे अब नहीं है, जो लोग पार्टियां वहां पे गई हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर आज भी जो चिट्ठी जारी हुई है ना, उसमें जो दस्तखत हैं वो उन लोगों के साथ आपके दस्तखत भी लगाए हुए हैं। मैं कह रहा कि उनमें कोई चुनाव नहीं लड़ रहे जो साइन करे हैं। नहीं सर, जिन्होंने साइन किया वो लोग हैं जो संयुक्त किसान समाज के हिस्सा हैं। सुन लो भाई, बात सुन लो फिर। अपनी जानकारी करेक्ट करना। जो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है अब। ठीक है, और वो जेल से बाहर क्यों हैं? लोग तो जेलों में से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैंने कहा उसकी ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हाँ जांच, बस छोटा सा इंटरवेंशन आपका। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? ना हमारी कोई नहीं, हमने करके छक लिए हम। अच्छा, अब नहीं हमारी नहीं, हमारा अपना करके छक लिया। अब नए लोग आ रहे हैं भाई, उनको लड़ दे दो। ठीक है, कृष्णवीर जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप क्योंकि इस आंदोलन को लेकर बड़े वो रहे, अभी उन्होंने कहा कि भाई वो अब तो क्लोज चैप्टर है, लेकिन कुल मिलाकर क्या आपको लगता है, क्योंकि वो आंदोलन है जिससे एक छवि बनाई गई कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है, और वो चुनाव में बार बार उठता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसानों का पहले जितने 87 से लेकर हमारे टाइम में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ आंदोलन हुए, कभी हमने किसी भी राजनीतिक दल का न पक्ष लिया न किसी का विरोध किया। और यही हम उम्मीद करते हैं
कि किसानों को अपनी बात ईमानदारी से मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। मैं हमेशा एक बात की वकालत करता रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की ऐसी व्यवस्थाएं हो जो सभी किसानों को मिले। मैं ये वकालत करता रहा कि किसानों को भी 14 दिन में गन्ने का भुगतान ना मिलने पर उनको भी ब्याज देने की व्यवस्था की जाए। तो वो इसलिए है कि सही बात कहने, मुझे दुख इस बात का हुआ, कहना इसलिए पड़ा कि पंजाब के तमाम उन लोगों ने देश के सामने झूठ बोला और झूठ बोलने से हमारे मन को ठेस पहुंची। इसी मेरा मतभेद नहीं है किसी भी सही मांग से, हर मांग के साथ हम हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन मतभेद उस बात पे रहा कि चोरी भी वो करते रहे पंजाब के दलाल, लूटा भी उन्होंने पंजाब के दलालों ने और धोखा भी उन्होंने दिया पंजाब के दलालों ने किसानों के नाम पर कि एमएसपी खत्म होगी, मंडी बंद होगी। मंडी बंद होना और सब कुछ होना उन्हीं के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए तो कोई मतलब ही नहीं है उन सब बातों का, हमारा क्या लेना देना था। और अब वही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक दल बनाया। टढ़नी है सबसे बड़ा आड़ती है, बलबीर राजोवाल है सबसे बड़ा अनाज का आड़ती है। तो ये चीजें नुकसान उन्हीं को हो रही थी, यहाँ कोई मतलब नहीं था और ना सरकार की ऐसी कोई मंशा थी। सरकार ने अगर बाजार खोला तो हमारे सम्मानित बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम लोग कम से कम 50 बार सरकारों से मिलकर ये मांग करी कि बाजार खोल दो, बाजार ने लूटा है हमको, बाजार खुलेगा तो हम भी अपनी मनमर्जी सामान किसी को भी बेच देंगे। तो ये हमारा मत रहा है। अगर हमारा मत गलत है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा मत बहुत साफ रहा है कि जब ग्राहक कई होंगे तो दाम मिलेगा। उदाहरण अभी सामने आया मुजफ्फरनगर की गुड़ की मंडी का। मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने जो 12,34,000 गुड़ के कट्टों की खरीद हुई और उसमें से करीब 8 लाख कट्टे क्रैशरों पे जाके खरीदे हैं, उन्हीं व्यापारियों ने खरीदे हैं और 100 रुपए कुंटल ज्यादा पे खरीदे हैं। मेरा अगला पैनल छूट की बात मैंने कही बाजार की। और एक मिनट, देश के 20 से ज्यादा प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पंजाब में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हर जगह हो रही है, वहां कोई विरोध नहीं करते। और उन्होंने विरोध किया। पंजाब के कानून में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ने कोई अपनी मनमर्जी की तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान पंजाब के कानून में। उसका कभी पंजाब के लोगों ने विरोध नहीं किया था, हमने विरोध किया था। और आज भी हम कहते हैं कि इसमें जमीन को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया, इसीलिए हमने कहा। मेरा अगला पैनल तैयार है, विजयपाल जी जल्दी से। अच्छा 30 सेकंड में आप बोल दीजिए, फिर विजयपाल जी कंक्लूडिंग रिमार्क। सर जल्दी से। सिरोही साहब ने कहा कि बाजार खुलने से कोई, एक जरा सा सरसों का उदाहरण हमारे सामने है और सरकार से तिलहन का, राकेश एक मिनट, तिलहन का तेलों का जो आयात हुआ है, बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और आयात को कम होगा तभी हम बचेंगे। मुझे मालूम था कि जब पैनल पे होंगे तो फिर थोड़ी गर्मा। जी जल्दी। ये बाजार खुलने की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश उसका जीता जागता उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश में जब अडानी घुसे तो आड़तियों से ज्यादा दाम सेब के व्यापारियों को दिए गए और आज वहां के जो सेब के फार्मर्स हैं उनके क्या हाल हैं वो जग जाहिर है। वो उनका जो 17 रुपए 18 रुपए किलो इन्होंने दिया था, आज वो 12-14 रुपए किलो हो गया और मंडियां और आड़ती वहां खत्म हो गए, दूसरा कोई बायर नहीं है। तो केवल बड़ा हाथी छोटी मछलियों को खाने का काम करने का अलावा इस बाजार खुलने से और कुछ फायदा किसान को मिला नहीं है। सर मेरा अगला पैनल बिल्कुल तैयार है। विजयपाल सिंह तोमर जी, आपसे एक आखिरी कई सवाल क्या। हाँ नहीं, आप जल्दी से जो सवाल उठे उनका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन मैं मोटी बात फिर कह रहा हूं कि क्या किसान आप पर कितना भरोसा करे और क्यों करे। जल्दी से अपनी बात करूं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो एमएसपी की बात है, ये कहते हैं हम एमएसपी, मेरे ख्याल से आज़ादी जब से देश आज़ाद हुआ पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में प्रावधान कर दिया कि इतनी की सरकारी खरीद करेंगे, 2,37,000 करोड़ की करेंगे। ये कारण पहली बार हुआ। एमएसपी पे 2% घटा दी इस बार। उसके बाद इसके अलावा मैं इनको भी ये बता रहा हूँ जिनका समर्थन कर रहे हैं, यूपीए के टाइम में 2014 में 3,338 करोड़ का गेहूं खरीदा गया था।
हमारी सरकार ने इस साल 85,500 करोड़ का खरीदा है। देखिए 85,500 करोड़ का। धान उन्होंने 63,800 करोड़ का खरीदा था, हमारी सरकार ने 1,63,000 करोड़ का खरीदा है। दलहन और तिलहन में आप देखिएगा उन्होंने 650 करोड़ का खरीदा था केवल। हम और हमारी सरकार ने उसको 60,000 करोड़ का खरीद लिया। ठीक है। तिलहन में ऐसे ही उन्होंने केवल खरीदा 1450 करोड़ का। ठीक है सर। हमारी सरकार ने खरीदा दिया 27,500। ठीक है सर, आपके अपने आंकड़ों की बाजी करी। दूसरी बात, आंकड़ों की नहीं, क्या और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जल्दी से। इन्होंने कहा कि पशुपालन में 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है। पशुपालन मत्स्य पालन को क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। ठीक है सर। पशुओं का भी ओके सर, ठीक है। सवाल है कि आपके पास अपने आंकड़े हो सकते हैं, उनकी अपनी शिकायतें हो सकती हैं। ये डिबेट उमेश भाई, किसान प्रताड़ित है इसलिए आंदोलन को मजबूर हुआ। ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूँ। 750 किसानों की शहादत हुई। यही कह रहा हूँ पूरे आंदोलन में ऐसी संवेदनहीन सरकार इस इतिहास में आई नहीं है। आंदोलन में और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के होने के बावजूद क्या किसी एक सांसद और विधायक ने सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाने का काम किया? जमीन खत्म हो गया तो किसानों की क्या बात करेंगे? देखिए, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार के पास अपने दावे, एक मिनट, सरकार के पास प्लीज एक मिनट रुकिए, सरकार के पास अपने दावे हैं, किसानों को, नेताओं की अपनी शिकायतें, और ये डिबेट अभी लंबी चलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं, अच्छी बात यह है कि इस देश में सबसे बढ़िया बात यही है कि चुनावों में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और ये लगातार होना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों के मुद्दे पर चुनाव में चर्चा ना हो तो मुझे लगता है वो चुनाव ही बेमानी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी लोग।